हेलो दोस्तों, मैं इंदु स्वागत करती हूँ आपका आर्यन्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के। आज इस क्लास में हम बात करेंगे गणित पेडागोजी की, जो कि सीटेट के लेवल से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। अब हम आते हैं नंबर 1 क्वेश्चन पे। ओके, जो लोग नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को सभी लोग लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है। तो किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है? ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? लैंगिक भेद। इसको हम एक कारण नहीं मान सकते हैं। प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, कक्षा कक्ष के अनुभव, ये हमारे ऑप्शन क्या हैं? ये गलत हैं। लैंगिक भेद जो होता है वो गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए एक कारण नहीं माना जा सकता है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सा साधन सबसे ज़्यादा उपयुक्त है कहा जाता है? वो है हमारा ग्राफ पेपर। क्या है? तो ग्राफ पेपर जो होता है वो हमारा दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है? हम ये कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सत्य नहीं होता है? गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। यहाँ क्या कहा गया कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। ये कैसे हमें प्रदर्शित करना? तो ये सदैव सत्य नहीं होता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके ये हम सदैव सत्य नहीं होता है। ये जो ऑप्शन हमारा होगा वो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य होगा? प्राथमिक स्तर पर प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। ये ऑप्शन क्या है? हमारा सही ऑप्शन है कि प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो कौन कौन सी जो है मूल्यांकन योजनाएं हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं? किसमें? मूल्यांकन योजनाओं में किस किस का हम प्रयोग कर सकते हैं? तो प्रयोग अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण परियोजना, इन चीज़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं। क्षेत्रीय भ्रमण का और सर्वेक्षण परियोजना का, इन चीज़ों का प्रयोग हम गणित का जो संबंध होता है वास्तविक ज़िंदगी से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग या प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। जो कक्षा कक्ष में गणित के उसमें दृष्टिबाधित होते हैं, जिनको मतलब आंखों में प्रॉब्लम होती है दृष्टिबाधित लोगों को, तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन होगा टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियोबोर्ड, जिनकी सहायता से हम दृष्टिबाधित लोगों को चीज़ें सिखा सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान हैं? ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने ये उत्तर दे दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? अधिक है। तो शिक्षक जो है शिक्षार्थियों को यह समझने के लिए सहायता कैसे करेगा कि दोनों के क्षेत्रफल क्या हैं? समान हैं। तो वो शिक्षक ऐसे ग्राफ पेपर का प्रयोग करके शिक्षक जो होता है वो सहायता करेगा। किसका प्रयोग करके? ग्राफ पेपर का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? गणित शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है कहा गया है? तो कौन सा उद्देश्य नहीं है जानेंगे। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना।
ठीक है, ये ऑप्शन जो हमारा होगा बिल्कुल सही होगा एनसीएफ के उद्देश्य से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है। तो किस समुच्चय में प्रवीण है देखा जाए, आते हैं पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिवर्त्यता। इन तीनों चीज़ों में क्या होते हैं, 8 से 9 वर्ष के बच्चे जो होते हैं समुच्चय में प्रवीण होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि कक्षा एक के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा। कक्षा एक का एक विद्यार्थी है, ओके। यहाँ पे क्या होगा कि कक्षा एक में जो एक शिक्षक पढ़ाता था वो एक विद्यार्थियों को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए उसने कहा, जिसमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थियों ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के लिए किस सिद्धांत या किन सिद्धांतों पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। अगर देखा जाए तो उस बच्चे को एक शिक्षक ने ये सारी चीज़ें दी और कहा कि इसकी गणना कीजिए। क्या कहा, गणना करने के लिए उससे बोला गया है। इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है, अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब आते हैं फिर से एनसीएफ का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है कहा गया है। तो प्राथमिक विद्यालय में कौन सा नहीं उद्देश्य है, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना, ये उद्देश्य क्या है, ये नहीं है प्राथमिक शिक्षक में। अब आते हैं प्राथमिक क्लासेस में। अब आते हैं प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो कौन सी विशेषता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है देखी जाए तो सी वाला ऑप्शन, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। तो कौन सा श्रेणी क्रम सही है, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। यह ऑप्शन हमारा श्रेणी क्रम ज्यामितीय समझ के लिए बिल्कुल सही है कि मानसिक चित्रण करेंगे, फिर विश्लेषण करेंगे, फिर अनौपचारिक निगमन करेंगे और औपचारिक निगमन करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, या फिर पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, या फिर बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब आते हैं 15वें क्वेश्चन पे। कक्षा 1 और कक्षा 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, गणित का अन्य विषयों जैसे भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। तो अब हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से इसी चैनल पे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।